अच्छा ठीक है। तो यही है, स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, दो टाइप की वेबसाइट होती है कोई भी, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होती है उसमें क्या होता है, क्या होता है? उसमें जो होता है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो फाइल्स हैं वो हार्ड कोडेड होती हैं। ठीक है। वो चेंज नहीं होती हैं, एक बार जो डेवलपर डिज़ाइन किया, डेवलप किया, उसको वेबसाइट में डाल दिया, वो बार बार चेंज नहीं होती। उसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है तो उसको कोड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं उसमें क्या होता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये जो है सर्वर जनरेट करता है एवरी टाइम। ठीक है। तो जो भी CMS है हमारे पास, वर्डप्रेस, जुमला, ये सब क्या है, डायनेमिक वेबसाइट्स का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये दूसरा एक इमेज है, इसमें दिख रहा है हम लोगों की क्लाइंट, जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें क्लाइंट साइड में जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, और ये सब जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं वो सब भी दिखती हैं। ठीक है। पर डायनेमिक वेबसाइट में HTML CSS JS PHP MySQL भी आ जाता है। ठीक है। तो HTML का जो भी कंटेंट रहता है वो क्या होता है, जो PHP होता है वो जनरेट करता है। ठीक है। जो भी हम वर्डप्रेस पे पोस्ट बनाते हैं तो वो पोस्ट जो रहता है वो कहीं पे भी HTML फाइल में नहीं रहता है, वो डेटाबेस में रहता है, पोस्ट का जो भी कंटेंट रहता है। और जब भी विजिटर आता है तो वो क्या करता है, डेटाबेस से उसको निकालता है कि पोस्ट का क्या कंटेंट है, और उसके बाद HTML फाइल में उसको बनाता है और उसके बाद यूज़र को भेजता है। ठीक है। तो अब एक बार फिर से देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो कैसे काम करती है। ये जो यूज़र है, ये देखा, इसको कोई भी वेबसाइट या वेब पेज विजिट करना है तो वो क्या करेगा, उस वेब पेज में क्लिक करेगा। वेब पेज में जब क्लिक करेगा तो यूज़र का जो ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया, वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को। ठीक है। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट आ गया, उसको पता चल जाएगा जो यूज़र है वो कौन सा वेब पेज भेजना चाहता है, देखना चाहता है। ठीक है। अब वो उस वेब पेज के जो भी फाइल्स हैं, HTML फाइल है और इमेजेस हैं अगर कोई, या वीडियोस हैं कोई, वो सारी फाइल्स जो हैं वो ब्राउज़र को भेज देगा। ठीक है। अब ब्राउज़र के पास आ गई वो चीज़, और वो उस चीज़ को फिर अब यूज़र को दिखा देगा। ठीक है। ये होता है स्टैटिक वेबसाइट में। तो स्टैटिक वेबसाइट में देखो, HTTP रिक्वेस्ट में ये जो है इतना टाइम लगता है, ठीक है, ये पता नहीं कोई भी यूनिट है। और जब ये सर्वर के पास गया और सर्वर के पास वापस आने में रिक्वेस्ट को इतना टाइम लगता है, तो हमारा वेबसाइट जो है वो लगभग इतने टाइम में यूज़र को दिख जाता है। ठीक है। अब जो है डायनेमिक वेबसाइट का देखते हैं। डायनेमिक वेबसाइट मतलब जो मैं बताया था, वर्डप्रेस और जूमला, या कोई भी आपका कस्टम जो CMS अगर आप डेवलप करवा रहे हो तो वो डायनेमिक में आएगा। ठीक है। इसमें फिर से ये यूज़र और ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इसको कोई भी वेब पेज देखना है, ठीक है, तो उसका जो ब्राउज़र है वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ठीक है। सर्वर को रिक्वेस्ट गया, अब सर्वर देखेगा यार वो वेब पेज में कौन सा फाइल्स डाला हुआ है। अब देखेगा ये फाइल डाला हुआ है, फिर उसके बाद वो जो पोस्ट का जो भी टेक्स्ट था उसको डेटाबेस से निकालेगा। उसके बाद उसको HTML फिर से जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है। जनरेट करने के बाद फाइनली उसको फिर HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा ब्राउज़र को। तो ये सब मैं देख रहा हूँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत सारे स्टेप्स है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट तो कोई भी बना लेगा सोचेगा, पर स्टैटिक वेबसाइट जो है उसको मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अब एक एक पेज को जैसे चेंज करना है तो बहुत मुश्किल है, उस चीज़ वो चीज़ जो है अभी हमारे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं है, तो उस चीज़ को स्किप करते हैं। तो इसमें जो हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उसमें बेसिकली हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी यूज़र के पास जाए। ठीक है। ये जो है हम लोग को, ये जो 3 स्टेप है इसको एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एक में तो नहीं हो पाता है, 2 तक में हो जाता है। ठीक है। तो जो 2 तक का होगा वो होगा कैचिंग और दुनिया भर का टेक्नोलॉजीज जो है वो सब यूज़ करके। ठीक है। अब इतना ही है। इसके बाद स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या शेयरिंग? हाँ, हाँ, स्क्रीन अभी बंद हुई, अभी बंद हुई। स्टॉप हो गई स्क्रीन। ठीक है।
ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप सबको? यस। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ जो है एकदम सब चीज़ इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये तक समझ में आएगा कि जो प्लगइन है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, फैज भाई और रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ सर, आप कर रहे हो ना? हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको बाद में सब चीज़ समझ में आएगा और आपको इतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मेरी तो यही कोशिश है कि आप जो है डेवलपर को बताओगे तो भाई ये चीज़ कर, ये हमारी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन में ये आ जाता है कोड का, फाइल्स का और डेटाबेस का, ये तीन चीज़ है। ठीक है, तो कोड मतलब पहला चीज़ आएगा HTML। ठीक है, तो HTML जो है उसका मिनिफिकेशन होता है और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो मिनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि एक नोटपैड नहीं लिखा होगा, एक मिनट। ठीक है, पूरी स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो HTML जो रहता है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, बॉडी, उसके बाद div कुछ है, और इसमें फिर जो डेवलपर रहता है वो इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें इस टाइप का कुछ बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में करते हैं उसको ताकि उनको समझ में आए क्या किए हैं वो। तो मिनिफिकेशन मतलब कुछ नहीं होता, जो इसमें जो एम्प्टी स्पेसेस जो है डले हुए हैं अभी और जो टैब्स डले हुए हैं उसको हटा देते हैं मिनिफिकेशन में, और कुछ नहीं होता। तो जैसे कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस क्या है, ये सब डले हुए हैं पूरा, है ना? तो इसको जो है ये हटा देंगे लोग, ये रहा। और ऐसी जो HTML और बॉडी भी क्लोज हो जाएगा, तो ये हो गया मिनिफाइड HTML। ठीक है, ऐसी CSS का भी आप देखोगे जो कोड रहता है वो भी मिनिफाई कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का भी मिनिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मिनिफिकेशन बोलते हैं। और दूसरा चीज़ है रिमूवल ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो जब डेवलपर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जब कोड करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर पेज को या प्रोग्राम को, तो उन लोग क्या करते हैं उसमें कमेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स ऐड करने से क्या होता है, उनको बाद में हेल्प मिलता है कि एक्चुअली वो कोड ब्लॉक कर क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को पता कर रहे हैं या मेरे को जानना है कि ये वाला जो मैं स्क्रिप्ट डाला हूँ तो वो कर क्या रहा है। तो आप जैसे देखे होंगे गूगल एनालिटिक्स का, जब आप स्क्रिप्ट डालते हैं वेबसाइट में तो उसमें लिखा रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है कि गूगल एनालिटिक्स करके। ठीक है, तो उससे क्या होता है बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहा है इस नीचे वाला स्क्रिप्ट या कौन से चीज़ का स्क्रिप्ट है। तो ये जो रहता है ये कमेंट करता है। ठीक है, तो कमेंट जो है ये क्या है, हम लोग को देखने की जरूरत है, हम लोग चेंजेस करेंगे कोई भी वेबसाइट में, इसको यूज़र को देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसको जो हटा देंगे तो क्या होता है, कुछ बाइट्स बच जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ बाइट्स बचेंगे। और कुछ बाइट्स बचाने के लिए एक दो यूज़र से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपकी वेबसाइट एक दिन में लाखों लोग खोल रहे हैं तो कुछ बाइट्स से भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और तो इसलिए इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, मिनीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो है CSS और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका मिनिफिकेशन हो गया और कमेंट्स रिमूव कर लिए। अब इसमें जो प्लगइन है, ठीक है, जो ये हमारा प्लगइन होता है वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन का या भी कोई भी चीज़ है, तो उन लोग क्या करते हैं, जब ब्राउज़र फाइल लोड करता है, ठीक है, तो वो HTML लोड करता है, CSS भी लोड करता है, जावास्क्रिप्ट भी लोड करता है। तो इसमें जो रहता है, अगर उसका ऑर्डर सही नहीं है, मतलब अगर HTML पहले नहीं मंगाया, CSS बाद में और जावास्क्रिप्ट सबसे लास्ट में, अगर जावास्क्रिप्ट सबसे पहले मंगा लिया वो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाकी चीज़ें का लोड होना रुक जाएंगे। अगर बाकी चीज़ें एक साथ लोड नहीं हो पाएंगी तो वो क्या होगा, जो आपका वेब पेज जो यूज़र के ब्राउज़र में खुल रहा है वो थोड़ा स्लो खुलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे दिखेगा कि रेंडर ब्लॉकिंग दिखा रहा है, ठीक है, रेंडर ब्लॉकिंग, तो इसका यही मतलब है कि जावास्क्रिप्ट या CSS जो है दोनों में से कोई एक रेंडर ब्लॉकिंग कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरा है हमारा फाइल्स। में आती है पहले चीज़ें इमेज। ठीक है, इमेज जो है
वो नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जेपेग, ठीक है, जेपीजी या जेपीईजी, पीएनजी, ठीक है। तो अब मैं देखा हूँ कई बार कि जो ब्लॉगर्स है या कोई भी नॉर्मल पीपल है, उन लोगों को क्या है, इमेज फॉर्मेट के बारे में उतना नहीं पता है। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली इमेज डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और उसको डायरेक्टली वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इमेज के हम लोग को नॉर्मली 3 फॉर्मेट यूज़ करने हैं, ठीक है। एक मिनट में बता देता हूँ। आपको यूज़ करना है पीएनजी, जेपीईजी और वेब पी, और अगर आप कहीं पे छोटा मोटा कुछ डाल रहे हैं तो आप गिफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को तो आज तक ये चारों इमेज फॉर्मेट के अलावा और कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कब कब कौन कौन सी सिचुएशन में आपको कौन कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा चीज़ है वेबसाइट में, जैसे कि लोगो, जिसको आपको बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो आपको पीएनजी यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा कोई सा भी इमेज है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसका बैकग्राउंड या इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी की चीज़ नहीं है, तो आपको वहाँ पे जेपेग यूज़ करना है, ठीक है। और आपके वेबसाइट में अगर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहते हैं, तो आप जो है वेब पी फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जेपेग और वेब पी में क्या होता है, जेपेग का अगर कोई आप इमेज लो, उसका क्वालिटी मान लो ये है, ठीक है, उसका क्वालिटी 100 है आउट ऑफ, उसका क्वालिटी एक्चुअली 75 आउट ऑफ 100, ठीक है। और उसका फाइल साइज है 75 KB, ठीक है। क्वालिटी जो है 75 है आउट ऑफ 100 और फाइल साइज है 75, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप उसको वेब पी में फॉर्मेट कन्वर्ट करेंगे ना उस इमेज को, तो उसका क्वालिटी सेम रहेगा पर फाइल साइज और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेब पी जो है इसी काम के लिए बना हुआ है। और लास्ट में आता है हमारा गिफ, ठीक है। तो गिफ में क्या होता है, एनिमेशन जो रहते हैं छोटे मोटे, आपको कुछ मान लो अपने पोस्ट के अंदर पोस्ट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ डालना है, तो आप जो है गिफ यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी इमेज है उसका साइज ज़्यादा ना हो। अब दूसरा चीज़ है, अब जैसे कि आप जेपेग यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए फीचर्ड इमेज के लिए या पोस्ट में कोई भी डालने के लिए इमेज के लिए, तो एक मैं ब्लॉग खोलता हूँ, शॉर्ट पे लाउड ही खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाला पोस्ट खोलते हैं। अब इसमें देखिए ये जो डाल रखा है इमेज, ठीक है। अब इस इमेज को खोलते हैं तो ये डाल रखा है 1400 × 732, ठीक है। और देखिए इमेज जो है वो है ब्लरी, है ना। 1400 रिजोल्यूशन का इमेज है पर इमेज जो है ब्लरी दिख रहा है, तो इसका ये जो है ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें देखो वेबसाइट में ये जो इमेज है इतना ही बड़ा दिख रहा है, तो इसको अगर आप ना 1000 पिक्सल का भी रखते हैं तो ये इतना ही अच्छा दिखता और मे भी इससे अच्छा दिखता, ठीक है। तो ये 400 पिक्सल का जो साइज़ है वो वेस्ट कर रहा है ना। तो मैं जब भी अपने वेबसाइट्स में कुछ भी इमेजेस डालता हूँ ना, तो मैं उसका रिजोल्यूशन जो है वो 1200 बिट में रखता हूँ, ठीक है। और जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है, जो भी मतलब नॉर्मली पहले उसका हाइट है तो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से वो हाइट जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है, कोई मतलब नहीं हुआ ना इसका, देखो ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज कर दिया, ब्लरी दिख रहा है इमेज। और आपको फिर इसमें देखना है कि जब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इमेज को, तो आप इसमें कोई भी चीज़ पढ़ने वाला है जैसे कि टेक्स्ट है ये, ठीक है, तो उसको आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करना है। पर वहीं पे जैसे कि ये ग्राफिक है, इसको आप ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी नेकेड आई से पता नहीं चलेगा कि वो जो है ब्लरी है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्वालिटी का भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले तो मैं एक इमेज लेता हूँ, नॉर्मली सब क्या पिक्सल से ही डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग भी करते हैं। हेलो का क्या गया, अरे यस,
अब इसके बाद इसमें देखो बहुत सारा साइज है, रिजोल्यूशन इसका अलग अलग है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, 1200 का यूज़ करता हूँ मैं। 1200 भी बहुत ज़्यादा है, आप उससे कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1280 वाला डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, क्लियर है इमेज? उतना क्लियर नहीं है, ये थोड़ा ब्लरी है, ये फोटो इमेज ही ब्लरी है थोड़ा, ठीक है। तो एक बार इसका साइज देखते हैं क्या साइज है। ठीक है, 113 KB है ये। तो अगर आपके पेज में ज़्यादा इमेज नहीं है ना, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, मान लो जो एक ही इमेज डाल रहा हूँ मैं, तो मैं ऑप्टिमाइजेशन को स्किप भी कर देता हूँ। ठीक है, 100 KB बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा। अगर आपको करना है ऑप्टिमाइज इमेज को, तो आप क्या कर सकते हो, imagify.io खोलो। ठीक है, ट्राई फॉर फ्री में जाना है, और उसके बाद इसमें अलग अलग सेटिंग्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले अल्ट्रा में देखते हैं क्या कर रहा है ये, कितना ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो में गए, ठीक है, ये 14 KB सेव किया है। अच्छा, 14 KB का बना दिया है इमेज को। तो ये रहा इमेज, ठीक है। और ये था हमारा ओरिजिनल इमेज। थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है बस, ज़्यादा नहीं लग रहा है ना। तो उसको जब ये वाले को जब छोटा करेंगे थोड़ा, इतना बड़ा डलेगा हमारे पोस्ट में तो पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लरी है थोड़ा। और इमेज कितना हो गया, सिर्फ 14 KB का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है और करना अच्छे से। इसमें अगर आपका इमेज जो है ब्लरी हो जा रहा है तो आप इसमें एग्रेसिव में करके देखो, इसमें भी ब्लरी हो जा रहा है तो आप नॉर्मल में करके देखो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई भी पोस्ट में बना रहा हूँ, कोई भी आर्टिकल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी आर्टिकल पूरे कंप्लीट हुए उसके बाद जितने सारे इमेजेस मेरे को डालने हैं सब डाउनलोड कर लिया मैं, और उसके बाद सबको ऑप्टिमाइज कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद डायरेक्ट साइट में अपलोड कर दिया। उसके बाद कोई ऑप्टिमाइजेशन का चक्कर ही नहीं, कोई ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन नहीं डालना है इमेज का, ठीक है। और जो राइटर्स हैं मैं उनको भी ये सिखा दिया हूँ, तो वो भी क्या करते हैं, सीधा डाउनलोड करते हैं इमेज को, ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर वेबसाइट में डालते हैं। तो ये एक ही काम को अपने को बार बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब दूसरा आ गया वीडियो, इसका भी सेम है, रिजोल्यूशन और क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूट्यूब एमडेड वीडियो, ठीक है। एमडेड वीडियो में क्या होता है, जब भी यूट्यूब से कोई भी वीडियो को एमडेड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को भी साथ में लोड करता है, तब जाके वो क्या होता है, वीडियो चल पाता है, ठीक है। तो इसमें आप सर्च करोगे तो जो, तो इसमें एक आर्टिकल है लैब मॉल का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जो है 500+ KB जो है इंक्रीज कर दिया है जो यूट्यूब कैंडिडेट वीडियो, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, जो जैसे कि इसमें नहीं भी दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया है। तो मान लो जो यूट्यूब का ये एमडेड वीडियो है यहाँ पे, तो जब नॉर्मली जब ब्राउज़र उस पेज को सर्व करता है तो साथ में जितने भी यूट्यूब के फाइल्स है वो भी दे देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 500 KB बढ़ गए। अब हम लोग को पता नहीं है यूज़र चलाएगा नहीं चलाएगा वीडियो को, ठीक है। तो उसमें अब ये और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं, जो यूट्यूब का वीडियो है उसको एक इमेज से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जब यूज़र क्लिक करता है उस इमेज में, तब फिर बैकग्राउंड में जो है ये 500 KB का फाइल है वो सब डाउनलोड होता है और उसके बाद वीडियो चलता है, ठीक है। ऑन डिमांड वीडियो टेक्निक लिखा है देखो, ये नॉर्मल वीडियो है और ये यूट्यूब का इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ये 15 KB का है मात्र और ये 500+ KB का है, ठीक है? तो ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है ना, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन पे, ठीक है। तो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जो भी यूजलेस चीज़ होती है डेटाबेस में, जैसे कि ट्रैश कमेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रैश पोस्ट हो गए,
ऑटो ड्राफ्ट जो होते रहता है, आप जैसे ही कंटेंट लिख रहे हो वर्डप्रेस एडिटर में, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट सेव करते रहता है। और साथ साथ में आपको ये कंटेंट अपडेट करोगे, कोई भी पोस्ट अपडेट करोगे, तो वो रिवीजन भी बनते जाते हैं, ठीक है। और टेबल्स ऑफ प्लगइन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोई भी आप प्लगइन इंस्टॉल करें तो वो आपके जो वेबसाइट का डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट करता है डेटाबेस में, ठीक है। तो जब आप कई बार प्लगइन अनइंस्टॉल कर दोगे, तो वो जो टेबल बनाई थी ना प्लगइन, वो उसको वैसे ही छोड़ के चली जाती, उसको डिलीट नहीं करती। तो वो हमारे डेटाबेस में पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। तो उससे क्या हो रहा है, डेटाबेस का साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ा के रखने का क्या मतलब है, उससे अच्छा उसको ऑप्टिमाइज करके उस टेबल को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये था ऑप्टिमाइजेशन का। और यहाँ तक में अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? भाई वो जो आपने YouTube का जो बताया था ना, वो थंबनेल वाला एम्बेड वाला, YouTube एम्बेड। हाँ हाँ, तो उसको वो जो आपने जो जो कोडिंग बताया था, जो स्टाइल का कोडिंग था, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर करना है तो सेम YouTube वाला। देखो, ये जो है यूट्यूब वाला है, ठीक है। हाँ। इसको आपको जो एक वर्डप्रेस का जो प्लगइन अभी मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, अच्छा अच्छा। उसमें आपको डालना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी यूट्यूब का, वो जो है यूट्यूब को ऑटोमेटिकली करके देता है आपको, ठीक है। और अगर आपको डालना है तो ये लेफ्ट डाउन में जो है, जैसे आप मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो आप उसका जो लैब नाउ में ट्यूटोरियल बनाया के दिए हैं वो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके। बहुत इजी है, मैं खुद एक बार कर चुका हूँ। ये था, ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल लग दिए हैं, और बहुत इजी है इसको करना। ओके। और कोई क्वेश्चन जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है टेक्निक्स में, ठीक है। तो टेक्निक्स जो है वो क्या है, लेजी लोड, ठीक है। लेजी लोड में क्या होता है, इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। लेजी लोड में एग्जांपल तो नहीं मिल रहा है, बिंग थोड़ा इतना अच्छा ये सर्च इंजन नहीं है, तो इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही विजिटर जो है इस पेज को जैसे खुला, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इसमें जितने भी इमेजेस है नीचे के, ठीक है, वो सब एक साथ डाउनलोड होना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ही बार में जो यूज़र है उसको बहुत सारे फाइल डाउनलोड करना पड़ेंगे उसके ब्राउज़र को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो है परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और वेबसाइट का जो भी पेज स्पीड है वो स्लो खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है विजिटर वो क्या देखेगा, ये हेडर देखेगा, ये टाइटल देखेगा, कंटेंट देखेगा, है ना। उसके बाद तो नीचे आके इमेज दिखेगा। तो लेजी लोड में क्या करते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें हैं, ये खुल जाएंगी नॉर्मली, ठीक है। ये जो है ये भी खुल जाएगी, ये भी पहले डाउनलोड होगी। लेकिन उसके नीचे भी जो भी ये यूट्यूब का एम्बेडेड वीडियो है, या यूट्यूब का नॉर्मल वीडियो है, या आपके वर्डप्रेस में ही आप कोई वीडियो डालो वो, और नीचे के कोई भी इमेजेस हैं, वो इनिशियली डाउनलोड नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करते जाएगा नीचे, वो डाउनलोड होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये सेम चीज़ जो है अगर आप देखोगे तो ये पिक्सल्स में भी लोग करके रखे हैं। ये देखो, मैं जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ वो डाउनलोड करते जा रहा है। ये देखो, ये क्या है, ये लेजी लोड के कारण हो रहा है ऐसा, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं डाउनलोड करते जा रहे हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो फिर ये इमेजेस में दिखने में बहुत टाइम लगेंगे और ये खुल ही नहीं पाएगी। तो ये कमाल है लेजी लोड का, इसका। हाँ, ठीक है। ये इमेजेस, वीडियोस और यूट्यूब के लिए काम करता है, और आई फ्रेम के लिए भी काम करता है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है प्री लोड, ठीक है। प्री लोड में क्या करते हैं, मान लो मैं ये वाला आर्टिकल पढ़ने के लिए आया हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट का विजिटर हूँ। तो मैं ऐसे नीचे आया और मैं देखा ये HTTP आर्काइव बेटा लिखा हुआ है,
तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये 2 3 4 सेकंड लग गया ना। अच्छा ये तो दूसरा वेबसाइट, एक मिनट, इस साइट का इंटरलिंक ढूंढना है हम लोग को। ठीक है, ये रहा इंटरलिंक, ठीक है, ये खोला मैं, तो इसमें भी 2 3 सेकंड लगा, है ना। तो प्रीलोड में क्या होता है, प्रीलोड का 2 टेक्निक है। पहला टेक्निक में क्या करते हैं, जो यूज़र का ये माउस है, ठीक है, तो जितना देर में मैं माउस यहाँ पे ला लेके आया, उतने देर में क्या होगा, ये वाला जो पेज है, ये वेब पेज है, इस वेब पेज के जो भी कंटेंट है वो ब्राउज़र में ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएंगे। तो जब विजिटर जब तक क्लिक करेगा तब तक ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, तो वो तुरंत फटाक से खुलता है, ठीक है। और यही है प्रीलोड का काम। और दूसरा जो है टेक्निक, मतलब दूसरा जो टाइप का प्रीलोड है, वो क्या करता है, ये जो मेरे ब्राउज़र का है, ठीक है, जितना मेरे को दिख रहा है, ठीक है, जितना यूज़र को दिख रहा है, उसमें जो भी लिंक्स है, इंटरनल लिंक्स, जैसे कि ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, वो सबको ऑलरेडी लोड करके रखते जाते हैं नीचे पहले से, लोड करके रखते जाते हैं। तो जैसे भी ये उसको यूज़र खोला तो वो फटाक से खुलेगी। तो प्रीलोड में अब आपके साथ दिक्कत क्या आ सकती है कि अगर आपको मान लो कोई हैवी वेबसाइट है, ठीक है, तो नॉर्मली जब विजिटर क्या करेगा, इसको खोलेगा भी नहीं, तो भी क्या हो रहा है, इस चीज़ का लोड जा रहा है ना सर्वर पे, तो इससे क्या होगा, आपका जो वेब सर्वर है उसका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। मे बी पहले वो 1000 रियल टाइम हैंडल कर पा रहा था, अब आप इसको एग्रेसिवली ऐड कर दिए हैं तो वो और कम कर पाएगा, क्योंकि एक ही विजिटर बहुत सारे पेजेस को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको आपको देख के लगाना है, और उस पर सेटिंग्स भी होती है, मैं वो सब चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं भाई नहीं। ओके, सो अब नेक्स्ट जाते हैं टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास है वेब सर्वर, चेक करना है, अगर 5 इमेज का स्लाइडर है तो सब एक साथ लोड होगा, हाँ, ठीक है। वो स्लाइडर कौन बनाया है, जो डेवलपर क्या सेटिंग किया है, उसके ऊपर भी होगा, ठीक है। अगर वो अच्छे से लेज़ी लोड इनेबल नहीं किया है तो वो नहीं होगा, और लेज़ी लोड इनेबल किया है तो वो लेज़ी लोड के साथ ऊपर लोड होगा, ठीक है। तो अब आते हैं वेब सर्वर में। वेब सर्वर में हमारे पास है अपाचे, nginx, लाइटस्पीड और ओपन लाइटस्पीड, ठीक है। तो अपाचे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद nginx यूज़ होता है, फिर आजकल जो है लाइट स्पीड का भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और ओपन लाइट स्पीड शायद सबसे कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे लाइट स्पीड जो सर्वर है वो बेस्ट सर्वर है, ठीक है, क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर का जो है वो क्या करता है, वो कैच प्लगइन भी इनका खुद बना रखे हैं और वेब सर्वर भी खुद बना रखे हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को आपको जो है अपना वेबसाइट के लिए सर्वर भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा कोई सर्वर चाहिए, आपको परफॉर्मेंस वाला सर्वर चाहिए, तो आप जो है लाइट स्पीड सर्वर में जाए, ठीक है। और अगर आपको उसके बाद परफॉर्मेंस से उतना मतलब नहीं है, ठीक है, अगर आपको फ्री में सर्वर चाहिए तो आप अपाचे और nginx में भी जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में है जो ओपन लाइट स्पीड सर्वर है, ठीक है, इसको मैं यूज़ किया हूँ, और मेरा जो है इसमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ ओपन लाइट स्पीड सर्वर में, ठीक है, क्योंकि ओपन लाइट स्पीड सर्वर जो है वो अभी भी शायद मेरे ख्याल से डेवलपमेंट में है, और उतना अच्छा काम नहीं किया मेरे लिए। तो जो भी इसमें अगर आप एक भी वेबसाइट रखो और 1 GB रैम वाले सर्वर में रखो, तो भी ये सर्वर में ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है। तो उसको फिर आपको खोल के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ओपन लाइट स्पीड सर्वर में और भी बहुत इशूज़ हैं, जैसे कि htaccess फाइल जो होता है वो काम नहीं करता, है ना। तो जितने भी मेरे वेब सर्वर थे ओपन लाइट स्पीड को, सबको मैं फिर से nginx में आ रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2 GB रैम वाला सर्वर है तो आप ओपन लाइट स्पीड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ एक सर्वर में एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो आप लाइट स्पीड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक वेबसाइट वाला फ्री में देते हैं, ठीक है, लाइट स्पीड। और अगर अदरवाइज आपको लाइट स्पीड सर्वर जो है परचेज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में जो है CDN। अब CDN का खोलते हैं, CDN क्या होता है।
ठीक है, ये है बनी सीडीएन। ठीक है, ये अच्छी कंपनी, बहुत उनका प्राइसिंग मस्त है और ये उनका काम भी मस्त करता है। ठीक है, तो अब सीडीएन जो है वो क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो आपके पास एक वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट का जो मेन लोकेशन है, मेन जो विजिटर्स हैं वो यूएसए के थे। ठीक है, तो आप उसको यूएसए में स्टोर कर दिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आप स्टोर कर दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे आप स्टोर कर रहे थे, आपका वेबसाइट का जो लोकेशन है वो ये है। ठीक है, पर आपके वेबसाइट में यूएसए से यहाँ से भी आ रहे हैं लोग, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। ठीक है, और साउथ अमेरिका से यहाँ से आ रहे हैं, ये अफ्रीका से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी यूएसए के हैं उनके क्या होगा, इतना उनके लिए वेब सर्वर का जो रूट है वो एकदम छोटा है। ठीक है, पर जो अफ्रीका है उससे थोड़ा लॉन्ग है, इंडिया से और भी लॉन्ग है, और ऑस्ट्रेलिया से तो और भी ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी फाइल अगर आप यहाँ से ट्रांसफ़र करो यहाँ तक, तो वो तो ऑब्वियस वाली बात है कि वो स्लो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आता है सीडीएन का यूज़। ठीक है, तो सीडीएन क्या करता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये है, ये है होस्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका जो वेबसाइट के जो भी फाइल्स है वो इतने सारे लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, आपके वेबसाइट में मान लो एक इमेज है, वो सारे लोकेशन में स्टोर रहेगा। तो जब भी इंडिया से कोई भी विजिटर आएगा, ठीक है, तो उसके पास का जो ये सीडीएन वाला सर्वर है, उस सर्वर से उसको इमेज जाएगा, ना कि यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब गया इमेज तो वो एकदम फास्ट जाएगा। ठीक है, और यूज़र को जो है वेबसाइट एकदम फास्ट खुलेगा, और यूज़र को जो है पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये काम होता है सीडीएन का। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में सीडीएन यूज़ करना है तो आपको कब यूज़ करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर मान लो आपकी अमेज़ोन वाली वेबसाइट है, ठीक है, अमेज़ोन एफिलिएट की, और आपका उसका टारगेट लोकेशन है इंडिया। ठीक है, तो आपको सीडीएन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया में इनके पास सर्वर है ही कितने, 2, और आपका जो मेरे ख्याल से वेबसाइट स्टोर होगा वो भी या तो मुंबई में होगा यहाँ पे, या फिर बैंगलोर में होगा। तो उसमें कोई मतलब नहीं होता बनता सीडीएन यूज़ करने का। ठीक है, और अगर आपके पास कोई मान लो एक टेक वेबसाइट है जिसके ग्लोबल विजिटर्स आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली सीडीएन यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका वेबसाइट जो है पूरा ग्लोबली फास्ट बनेगा, और मे बी ये भी पॉसिबल होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो सारे सर्च इंजन में सारे कंट्रीज के, जैसे गूगल.com हो गया, गूगल यूके का हो गया, उसमें बेटर रैंकिंग्स आपको दिलाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है पर बहुत काम आएगा आपके। इसका प्राइसिंग में आप देख सकते हैं बहुत कम है, सबसे अफोर्डेबल जो है ये बनी सीढ़ियाँ ही है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैशिंग। ठीक है, कैशिंग का अलग अलग मेथड्स है, वायरलेस, फास्ट सीजीआई, योर होस्टिंग कैच, और जो हमारे प्लगइन से बनाएंगे वो। ठीक है, तो कैचिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है वो लोग देख लेते हैं। क्लाउड फेयर प्री प्लान इज गुड। देखो क्लाउड फेयर में क्या होता है, या फिर से खोलता हूँ मैं। ठीक
ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर फ्री प्लान में क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर का जो है सर्वर सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके इतना सर्वर किसी के पास नहीं है। पर फ्री प्लान में क्या होता है, जो उनको चीपेस्ट पड़ता है, जैसे कि मैं इंडिया में हूँ विजिटर, पर उनका सर्वर जो मान लो रसिया का कोई सा है, वो सबसे चीप पड़ रहा है उनको, तो वो क्या करेंगे, ट्रैफिक को वहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है, अगर जिस कंट्री में अच्छा वाला सर्वर है उनका फ्री में, तो वहाँ तो स्पीड बढ़ जाएगी, पर इंडिया में क्या होगा, उल्टा स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिया के बजाय सीधा वहाँ से खुल रहा है ना। तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपको क्लाउडफ्लेयर यूज़ करके बढ़ाना है तो आप उनका प्रीमियम प्लान ले लो। वो इंडिया में ही उनका बहुत सारे सर्वर है, मेरे ख्याल से अभी 3-4 नए सर्वर्स आए हैं, एक नागपुर में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, ठीक है। तो और उनके सर्वर्स आए हैं तो और फास्ट खुलेगा अगर आप उनका प्रीमियम ले लो, ठीक है। तो अब आते हैं कैचिंग के ऊपर। एक बार मैं फिर से वही डायग्राम खोल लेता हूँ। इसमें क्या हो रहा था, HTTP रिक्वेस्ट जा रही थी, सर्वर उसको वो प्रोसेस कर रहा था, उसके बाद फिर से भेज रहा था यूज़र के पास, ठीक है। इसमें 3 स्टेप है, रिसीव, प्रोसेस, उसके बाद फिर रिसेंड करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैसे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैचिंग जब इंस्टॉल करेंगे तो क्या होता है, जो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, वो कम होके सिर्फ एक इसमें जो प्रोसेस है ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। और अगर आप इसमें एडवांस कैचिंग यूज़ करें अपने डेवलपर से कुछ करवा के, तो आप उसमें सेकंड वाला भी हटा सकते हैं। सीधा आपके जो जो सर्वर है वो कैच से ही सर्व होगा। उसमें आपका जो भी बैकएंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड का कोई भी लैंग्वेज है, वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। अगर वो चालू ही नहीं होगा, मान लो PHP आपका चालू ही नहीं होगा, डायरेक्टली सर्व हो रहा है कैच से, तो उसमें जो वेबसाइट जो है आपका और ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है कैचिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टेक दिस पेज, ठीक है, यही वाला पेज ले लेते हैं। तो आप देखोगे जब भी कोई भी वर्डप्रेस का थीम खोलते हो, तो उसका थीम जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला होता है हेडर, ठीक है, एक फिर उसमें आता है फुटर, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि ऐसा अलग अलग डिवाइडेड है। तो जब भी मैं इस पेज को खोलता हूँ, ठीक है, तो वर्डप्रेस को बार बार देखना पड़ता है कि हेडर कौन सा है, उसमें बॉडी कौन सी लगानी है, और फुटर कौन सा लगाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बार बार कर रहे हो, है ना। तो इसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है सिर्फ एक पेज दिखाने के लिए, है ना। तो जब आप कैचिंग प्लग इंस्टॉल करोगे, कोई सा भी ये कैचिंग मेथड यूज़ करोगे, तो क्या होता है, एक बार जब ये पेज जनरेट होगा, तो कैचिंग जो प्लगइन है इसका जो HTML जनरेट हुआ ये चीज़, ठीक है, ये HTML जनरेट हुआ, उसको वो सेव कर लेगी इस URL से, ठीक है। इस पेज का जो URL है ये इस पेज के URL से सेव कर लेगी। तो नेक्स्ट टाइम जो भी विजिटर आएगा, तो वो वर्डप्रेस जो है उसको जनरेट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कैच को सर्व कर देगा, बोलेगा ये भाई कैच है, इसे को ले जाओ, ठीक है। ये कैच मैं ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ हूँ, मेरे को पता है इस पेज में ये वाला टेक्स्ट डालना है और ये वाली इमेज डालनी है, मेरे को पता है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो आप ये चीज़ देख लो, डायरेक्ट ब्राउज़र को भेज देना। इससे क्या होगा, जो हमारा ये था करने का ज़रूरत वो नहीं करेगा, डायरेक्ट विजिटर आया, देखा, उसको फाइल मिल गई, ठीक है। तो अब कैचिंग का भी 2-3 है। एक तो कैचिंग ये है, नॉर्मल कैचिंग है, ठीक है। दूसरा होता है ब्राउज़र कैचिंग, ठीक है। जब आप पेजेस खोल रहे हो इस वेबसाइट के, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, style.css है, ठीक है, ये जो भी CSS फाइल है, मान लो फुटर का एक अलग CSS फाइल है और हेडर का एक अलग CSS फाइल है। तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको भी डाउनलोड करके रखे रहता है, तो नेक्स्ट टाइम वो दिखेगा कि मैं इस पेज को खोल रहा हूँ, मतलब ब्राउज़र देखेगा कि मैं इस पेज को खोल रहा हूँ, तो पिछली बार ये वाले पेज खोलने में जो फाइल डाउनलोड हुई थी,
वही फाइल इसमें भी डाउनलोड हो रही है, तो वो उस फाइल को डाउनलोड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अपने ब्राउजर जो आपके जो नॉर्मल आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ड्राइव है उसमें स्टोर हुआ है, तो वही से खोल के दिखा देगा आपको, ठीक है। इसीलिए देखना कई बार हम लोग चेंजेस कर देते हैं फिर भी नहीं दिखता है हम लोग को, तो फिर हम लोग क्या करते हैं इनकॉग्निटो में खोलते हैं, तो इनकॉग्निटो में खोलते हैं तो जो सेव्ड फाइल है वो नहीं लोड होती है, इसलिए हम लोग को चेंजेस दिख जाती है, ठीक है। तो ये था कैचिंग का। अब अब क्या करते हैं, एक वेबसाइट जो मैं बनाया था उसको खोल के देखते हैं, ठीक है। तो इसका वेबसाइट का यूआरएल था http ये, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल मैं जो है एक आईपी में वेबसाइट को इंस्टॉल कर दिया हूँ वर्डप्रेस को, ठीक है। और जो ये सर्वर है वो गूगल क्लाउड का है, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, और नॉर्मल जो है एक डेमो डेटा को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो है स्पीड को चेक करता हूँ सबसे पहले। तो स्पीड चेक करने के लिए आप जीटी मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, आप वेब पेज टेस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा है वेब पेज टेस्ट, और आप पिंगडम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो करेंटली जीटी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो जीटी मैट्रिक्स को यूज़ करने के लिए एक मेरे को टेम्प मेल से अकाउंट बना लेता हूँ मैं, तो टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट बन गया। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सर्वर चेंज कर सकता हूँ कहाँ से मेरे को टेस्ट करना है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि जो ये वेबसाइट है मेरा, वो मैं यूएसए में होस्ट करके रखा हूँ, क्योंकि यूएसए से मेरा ट्रैफिक आने वाला है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यूएसए से ही टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो टेस्ट रन करते हैं, और आपको जो भी टेस्ट दिखेगा ना, आपको इसमें स्कोर्स को नहीं देखना, ठीक है। स्कोर्स जो है वो डेवलपर्स के लिए है। अब जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको हम तो डेवलप नहीं किया ना, हम तो बस यूज़ कर रहे हैं, तो जब डेवलपर्स के लिए तो हम उसको कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखो फुली लोडेड टाइम 0.7 सेकंड्स है, और ऑन लोड टाइम 0.6 सेकंड्स है, ठीक है। तो फुली लोडेड टाइम जो होता है वो आपको मैं समझाऊं तो उसका एक ही मतलब है, जो वेबसाइट है वो स्टार्टिंग से लेके सारे इमेजेस डाउनलोड करने के बाद फुटर तक कितने टाइम में लोड हो रही है, ये होता है फुली लोडेड टाइम, ठीक है, 0.7 सेकेंड्स। अब इसमें आप कोई भी विजिटर आएगा वो डायरेक्ट ऐसे नीचे तो देखेगा नहीं, है ना, तो यहाँ खुलेगा उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाएगा, जब वो स्क्रॉल करेगा तो आपके ब्राउजर के पास टाइम रहेगा, वो नीचे के चीज़ों को भी डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो जो ऑन लोड टाइम है ये 0.6 सेकेंड्स, वो इसका टाइम है जो दिखने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ यूज़र को, ये जो जितना मेरे को अभी दिख रहा है फ्रेम में, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप देखो यहाँ टाइमिंग में TTF भी लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम टू फर्स्ट बाइट, और ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट होता है ये भी TTF भी होता है, ठीक है। तो यहाँ 200 ms लिखा हुआ है। अब TTF भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपका TTF भी हाई है, ये 200 ms जो मान लो 400 ms है, या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स है, ठीक है, तो आपका इसका एक ही मतलब आपका जो वेब सर्वर है वो स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिक्वेस्ट जो भी आ रहा है ब्राउजर से, ठीक है, ये जो ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सर्वर को, वो उसको वो रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड हाफ सेकेंड लगा रहा है, ठीक है। और आप देखोगे जो भी अच्छी वेबसाइट्स है, जैसे मान लो ये वाला वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज ही नहीं किया हम लोग, फिर भी देखो 200 ms में खुल रही है ना। इसको मैं बहुत कोशिश किया इसको स्लो करने का, पर अभी स्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इतने ही में हम लोग ट्राई कर लेंगे ऑप्टिमाइज करने का। इसमें मैं कुछ कुछ प्लगइन भी इंस्टॉल किया, जनरेट प्लगइन भी, जनरेट पेज भी इंस्टॉल है, फिर भी ये स्लो नहीं हुआ। पर आप जब अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो तो फिर वो स्लो हो जाती है, और जब स्लो करना चाहते हो तब स्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो
आपको TTF भी दिख रहा है, TTF भी अगर आपका हाई है तो आप कैचिंग प्लगइन इंस्टॉल करोगे, ठीक है। कैचिंग प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो उससे क्या होगा, वर्डप्रेस को जनरेट नहीं करना पड़ेगा ये वाली चीज़, तो वो क्या करेगा, कैच से भेजेगा। कैच से भेजेगा मतलब ये फास्ट होना चाहिए, है ना, रिस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए। तो इसको मैं और इजी एग्जांपल में समझाता हूँ एक बार, ठीक है। कैचिंग को मान लो ये पेज है, ठीक है, ये मान लो केक है ना। तो अगर आपके पास कैचिंग प्लगइन इंस्टॉल नहीं है डायनेमिक वेबसाइट में, तो जब भी कोई विजिटर आ रहा है तो विजिटर को हम लोग कस्टमर मान लेते हैं। तो मेरी दुकान में जब भी कोई कस्टमर आ रहा है वो बोल रहे हैं मेरे को होम पेज वाला केक चाहिए, तो फिर मैं उसमें बैठ रहा हूँ, केक को बना रहा हूँ, फिर उसको दे रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ बिना कैचिंग के। और जब आप कैचिंग इनेबल करोगे अपने वेबसाइट में, तो उसका ये मतलब हुआ, आप ऐसा समझो कि केक आप ऑलरेडी बना चुके हो और जैसे ही विजिटर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आप उसको पकड़ा दे रहे हो, ले भाई केक खा। ये हुआ कैचिंग का सबसे इजी एग्जांपल। और ये देखो जब कैचिंग इनेबल रहेगा तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, आपका TTF भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो है रिक्वेस्ट हैं जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, और वेबसाइट में इतने सारी फाइल्स की ज़रूरत है लोड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखो फॉन्ट का एक फाइल है, और ये जो है CSS फाइल्स है, इमेजेस है, ये CSS है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ये फॉन्ट है, और ये इमेजेस हैं, ठीक है। सिर्फ 3 इमेज लोड हो रही है अभी। तो इसमें आप देखोगे कि ये एक पहला चीज़ है मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, रेड, ठीक है। रेड मतलब 404, ठीक है। तो रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे फेव आइकन नहीं डाला हूँ कुछ भी वेबसाइट में, ये देखो ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं रेड को पहले सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो भी एरर है, और उसको सॉल्व करने के बाद देखूंगा, फिर से चेक करूंगा टेस्ट को रन करके, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गई हमारी टेस्ट की वो चीज़। अब इसमें आप देखो ये बोल रहे हैं सर्व स्केल्ड इमेजेस, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है आप इसको वेबसाइट में जितनी बड़ी दिखा रहे हो उतना ही बड़ा आप भेजो, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग अलग तो कर नहीं सकते ना, कि होम पेज में अलग दिखेगा, मतलब पोस्ट पे जो अलग दिखेगा यहाँ अलग दिखेगा, ठीक है। उतना करोगे तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा पूरा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, यही सब चीज़ों में लगे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्कोर जो है उतनी मतलब की नहीं है, ठीक है। आपको जो ये फुली लोडेड टाइम है, ऑन लोड टाइम है, और जो आपको वेब पेज टेस्ट में दिखाएगा या पिंगडम में आपको जो टाइम दिखाएगा, आपको सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन आई एक, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वूकॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वूकॉमर्स वेबसाइट्स। आपकी और कोई क्वेश्चन है तो आप लिखते रहो तब तक, जब तक मैं हाँ बताता हूँ। भाई, हाँ अभी जो वॉइस लो में जो आता है ना, ऐड एक्सपायर हेडर्स बोल के उस तो एक ऑप्शन आता है, हाँ हाँ, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें देखो यार, एक्सपायर एड्रेस, ठीक हाँ, है, ये इसमें रेड आता है भाई। रेड आता है, हाँ, ठीक है। और आपका ये जो वाटरफॉल का टाइम है, फुली लोड है ऑन लोड, वो कैसा आ रहा है? वो सही आ रहा है, लेकिन वॉइस लो में काफी स्कोर कभी कम आ रहा है, और हाँ बस वही एक इशू आ रहा है। एक चीज बताओ मेरे को, हाँ आपके जो यूजर्स हैं हाँ। वो GT मैटर्स खोल के आपका वेबसाइट का स्पीड देखते हैं क्या? नहीं नहीं। वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि वॉइस में आपका 0 आ रहा है कि 100 आ रहा है। बराबर। वो गूगल थोड़ी देख रहा है कि आपका 0 आ रहा है या 100 आ रहा है ना। हाँ वो तो है, वो बराबर। सब क्या देख रहे हैं, फुली लोडेड टाइम देख रहे हैं, ऑन लोड टाइम देख रहे हैं, है ना। तो हाँ आपको बराबर। ये दो चीज पे ही ध्यान रखना है, ये सब चीजें ये डेवलपर्स के लिए है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें है, वो देखो यूनिफाई करने बोल रहा है, ठीक है, एक्सपायर एडर डालने बोल रहा है, ये सब चीज डेवलपर के लिए कि उनको ये सब प्रैक्टिस करना है अपने, मतलब जो डेवलप कर रहे हैं लोग चीज को, ओके। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है वो कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो वो कॉमर्स में क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस डली हुई है वेबसाइट में, तो आपको इमेजेस से को ऑप्टिमाइज करना है, वो आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा, है ना। इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है आपको, हो सके तो फिर आपको CDN भी यूज करना है अगर आपका ग्लोबल स्टोर है ना। तो उससे क्या होगा, आपका बहुत हद तक आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट स्लो हुआ तो आपका कन्वर्जन भी कम हो जाएगा, है ना। और आपको जो है कैचिंग भी अच्छे से करना है, ठीक है। अगर कैचिंग नहीं हुआ तो मैं ये चीज़ देखा हूँ कि वो कॉमर्स में बहुत स्लो हो जाता है स्टोर जो रहता है,
ठीक है, तो आपको अच्छा सा प्लगइन इंस्टॉल करना है उसमें। अभी मैं हर चीज आऊंगा। तो इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है अभी तक का जो ये पूछे? नहीं भाई। हाँ, बेस्ट प्लगइन फॉर कैचिंग, मैं आ रहा हूँ उस चीज में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोर। अब इसमें लॉग इन करते हैं। ठीक है, इसका था ओके। ठीक है, तो इसमें मैं ऑलरेडी 2 प्लगइन इंस्टॉल करके रखा हूँ। ठीक है, एक पहला है जो है WP रॉकेट और दूसरा है लाइट स्पीड कैच। ठीक है, तो अगर आप लाइट स्पीड सर्वर यूज़ कर रहे हो या ओपन लाइट स्पीड सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला प्लगइन यूज़ करना है। अगर आप अपाचे और nginx यूज़ कर रहे हो तो आपको WP रॉकेट यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें भी WP रॉकेट जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, पर लाइट स्पीड में मैं लाइट स्पीड इसलिए यूज़ करने बोल रहा हूँ क्योंकि जो लाइट स्पीड कैच जो प्लगइन है वो डायरेक्टली ना जो लाइट स्पीड का सर्वर होता है, ठीक है, वो प्लगइन डायरेक्टली लाइट स्पीड कैच सर्वर से वो कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो सेकंड वो है ना वो भी नहीं होता है, सीधा वो स्टैटिक वेबसाइट ही बन जाता है समझो। इसलिए लाइट स्पीड सर्वर है या ओपन लाइट स्पीड सर्वर है तो लाइट स्पीड कैच को ही यूज़ करना है आपको। तो WP रॉकेट इंस्टॉल कर लिए, इसको सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग और कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, डेटा नहीं कलेक्ट करवाना है, ये बोल रहे हो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये जो है प्लगइन जो ग्रुप में शेयर्ड है वही वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो वाला नहीं डाला हूँ, परचेज वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं मोबाइल कैच। ठीक है, तो कैचिंग जो है मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी इनेबल करनी है हम लोग को और सेपरेट कैच नहीं बनाना है मोबाइल के लिए, क्योंकि जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं, जो भी वर्डप्रेस के थीम्स हैं, वो सब रेस्पॉन्सिव होती हैं। रेस्पॉन्सिव मतलब सेम फाइल्स जो है वो डेस्कटॉप में भी काम आती हैं और मोबाइल में भी काम आती हैं। ठीक है, तो उसको आप नहीं करोगे। अब दूसरा होता है कैचिंग फॉर लॉग्ड इन यूजर्स। ठीक है, ये पहले मैं नहीं करता था, मैं पहले इनेबल नहीं करता था, पर आजकल मैं इसको करता हूँ क्योंकि मान लो आप कैचिंग इनेबल कर करके और आप साइड में कोई चेंजेस किए हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन रहोगे वेबसाइट में। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, कोई एरर आ गया आपके वेबसाइट में या कोई चेंजेस हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो आपको सही लगेगा, लेकिन जो कैश्ड वर्जन है उसमें एरर दिखेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, विजिटर्स उनको एरर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बाद में पता चलेगा। उससे अच्छा आप क्या करो, कैचिंग जो है उसको लॉग्ड इन यूजर्स के लिए भी करो। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखा वेबसाइट में, कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो आपको भी दिखेगा, विजिटर्स को भी दिखेगा। आपको दिखेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब SSL कैच है उसको भी कर देते हैं इनेबल। और ये है कैच लाइफ स्पैन। ठीक है, तो कैच लाइफ स्पैन क्या होता है, जो भी एक पेज का है क्या कैच जनरेट होगा वो कितने दिन तक या कितने देर तक रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, मान लो एक बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट है कोई सी, तो आप उसका जो है 7 दिन 8 दिन भी रख सकते हो। मैं तो 8 दिन कर देता हूँ। ठीक है, 7 डेज कर दिया मैं। ठीक है, तो आप 7 डेज कर तो दियो, पर अगर आप कोई चेंजेस करो, कोई मान लो यहाँ पे मैं कोई पोस्ट पब्लिश किया तो ये होम पेज में नया पोस्ट आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का कैच क्लियर होगा और न्यू कैच जनरेट होगा। ठीक है, अब फाइल ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं। तो मिनीफाई HTML है और कंबाइन गूगल फॉन्ट्स है। ठीक है, तो अगर मैं क्लाउडफ्लेयर यूज़ करता हूँ तो मैं मिनीफाई नहीं करता हूँ इसमें से, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर में देखना आप सेटिंग से मिनीफाई करने का, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं उसको अगर क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट में तो इसको ऑन नहीं करता हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं ऑन कर देता हूँ। तो ऑन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्सेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे क्यूरी स्ट्रिंग्स का कुछ होगा। ठीक है, एक रहता है इसमें, तो उसको आप अगर ऑन कर दोगे तो आपको जो स्कोर है वो 100 में मिलने का ये हेल्प करेगा। ठीक है, और कोई काम नहीं है इसका। अब आ रहा है मिनीफाई CSS, तो CSS को भी हम लोग को मिनीफाई करना है। ठीक है, कंबाइन नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, CSS को कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि HTTP 2 जो वर्जन है, ठीक है, HTTP का 3 वर्जन आ चुका है अभी, HTTP 1.1, HTTP 2 और अभी HTTP 3 जो है वो टेस्टिंग में चल रहा है। ठीक है, HTTP 3 को गूगल और क्लाउडफ्लेयर एक साथ बना रहे हैं, हम उस पर काम चल रहा है।
तो HTTP2 मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट भी HTTP2 में है तो आप इसको ऑन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऑन नहीं करोगे तो वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और हमें ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी में करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी ब्लॉकिंग रेंडर ब्लॉकिंग CSS थी वो सब हट जाएंगी और इसको अच्छे से ये एक साथ ऐसे प्लगइन जो है ऐसे भेजेगा कि रेंडर ब्लॉकिंग नहीं हो, ठीक है। कोई भी CSS JS फाइल एक दूसरे के रास्ते में ना आए ऐसा वो भेजेगा, ठीक है। फिर हम लोग को जावास्क्रिप्ट को भी मिनिफाई करना है और कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ को कंबाइन नहीं करना है और जावास्क्रिप्ट को डिफर्ड लोड करना है, ठीक है। डिफर्ड मतलब क्या होता है, लास्ट में लोड करेंगे उस चीज़ को, ठीक है, जब फुटर में या कहीं पे लोड करेंगे, जिससे कि वो भी ब्लॉकिंग ना करे। और आपको ये सेव मोड और jQuery ऑन रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये दोनों ये सब सेटिंग्स करके मैं सेव कर दिया। अब मीडिया में मैं जाऊंगा, ठीक है। ये लेजी लोड है, ठीक है। लेजी लोड मैं इनेबल कर दूंगा आई फ्रेम और वीडियोस का, और यूट्यूब का भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इमोजी जो है वो डिसेबल कर देंगे। अगर आपको पता है आप मैं वेबसाइट में इमोजी यूज़ नहीं करने वाला हूँ तो आप डिसेबल कर दो, ठीक है। वर्डप्रेस का एम्बेड जो है वो सब भी डिसेबल कर देंगे, तो भी कर दिया, ठीक है। अब वो नीचे आता है प्री लोड में, ठीक है। प्री लोड में क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, जब विजिटर जो है या कोई यूज़र इस पेज को आएगा, एक बार ओपन करेगा तब इसका कैच जनरेट होगा, ठीक है। पर अगर हम लोग चाहें तो इसको प्रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। साइट मैप अगर आप योस्ट SEO या रैंक मैप यूज़ करें तो यहाँ पर ऑलरेडी साइट मैप का URL दिखा देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके साइट के जितने भी पेजेस हैं वो सब का कैच वो पहले से बना के रख लेगा। तो अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, 1000-2000 पेजेस वाली वेबसाइट है, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है साइट मैप प्री लोडिंग यूज़ करो, क्योंकि आप एक बार मान लो कैश डिलीट कर रहे हो तो फिर वो क्या करेगा, जो बॉट है वो निकल पड़ेगा सारे पेजेस का कैश बनाने में। तो उसमें पता नहीं कितना देर लगेगा, कितना जो है CPU यूज़ कर लेगा, कितना रैम यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा उसको मैनुअली होने दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस। और इसमें आप जो है, आपके कोई मान लो कोई फाइल है उसमें कोई कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे देख लूँगा कि इसमें से कौन से फाइल में इशू आ रहा है, ठीक है। तो उस फाइल का मैं ऐसे URL कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक, ये जो है इमेज है, मान लो JS में ही नॉर्मली आता है फाइल, JS फाइल्स में, ठीक है। तो इसमें आ रहा है इशू, तो मैं क्या करूँगा, नेवर कैच में इसको डाल दूँगा, या फिर ऑप्टिमाइजेशन के कारण आ रहा है तो फिर मैं इसमें डाल दूंगा तो एक्सक्लूड हो जाएगा ये वाला फाइल जो JS का है, ठीक है। तो इसको जो है प्लगइन टच नहीं करेगा, एज इट इज शट कर देगा। अब डेटाबेस में भी आप यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो, इसमें वो चीज़ भी दिया हुआ है। CDN अगर आप यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, इस पर से सेटिंग जाती है, नीड हेल्प में क्लिक करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एड ऑन्स में जाओगे तो ये वार्निश का दिया हुआ है, अगर आपका सर्वर में वार्निश चलता है तो आप इसको ऑन कर दोगे तो वो इंटीग्रेट कर लेगा। क्लाउडफ्लेयर का इसमें आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर देना, तो आपका जो साइट है वो और अच्छा चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ करने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगा, कैश को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कैश क्लियर हो गया। अब इसको एक बार और रन करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आया है, कुछ आया है या नहीं आया। इतनी छोटी साइट पे तो पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, देखो इसमें उल्टा स्लो दिखा रहा है अब, है ना। पर देखो एक्चुअली जो TTF भी था, ठीक है, इसमें तो 200 ms का था, वो कितना हो गया, 127 का।
ये सब स्क्रिप्ट 191 151 ms में लोड हो रही है। पहले जो है वो और ज़्यादा थी, थोड़ी सी कम हुई है ये चीज़ में, ठीक है। और आप जो है एक बार टेस्ट रन करोगे उसमें बिलीव मत करना, तो 2-3 बार टेस्ट रन करना है। ये देखो जनरेट प्रेस का जो ये फॉन्ट फाइल है, ये साइट को क्या किया है, स्लो किया है ना। ये जो है 300 ms में लोड हुआ है, तो इसी के कारण जो है साइट थोड़ा स्लो हो गई है। और अगर आप ऑन लोड देखोगे तो हाँ, ऑन लोड भी 0.8 में है। तो एक बार और रन करते हैं टेस्ट को, और पिंगडम में भी रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड टेस्ट के क्या हुआ, 0.5 सीधा, है ना। और देखो लोड टाइम जो है वो 0 में भी नहीं दिखा रहा, अब सीधा 403 ms दिखा रहा है ना। तो ये हुआ आपके ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा। आपको 2-3 बार टेस्ट रन करने हैं। इसमें देखो 376 ms दिखा रहे हैं, तो और कम दिखा रहा है, 400 तक भी नहीं जा रहा है ना। अब जो है और क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ अब एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको अब क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं, WP रॉकेट को डिसेबल करते हैं, और हम लोग इनेबल करते हैं लाइट स्पीड कैशे को। अब लाइट स्पीड कैशे में जाते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको 4 पेज, देखो फिर भी इतने सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं इसमें, 4 पेज। और इसमें एडवांस में आप जब क्लिक करोगे तो इसमें 10-12 और खुल जाता है। तो ये सब आपको कॉन्फ़िगर करते करते ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ WP रॉकेट जो है वो सबसे बेस्ट प्लगइन है, और सबसे इजीली काम करना है, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें आप कितना भी, मैं ट्राई कर चुका हूँ इसमें। एक था ऑप्टिमाइज में मैं गया था, और HTML मिनीफाई में मेरे ख्याल से इसमें ये था रिमूव कमेंट्स, ठीक है। इसको मैं जब ऑन किया तो साइट उल्टा स्लो हो गई, क्योंकि ये जो प्लगइन बनाए हैं लोग मेरे ख्याल से अच्छे से नहीं बनाए लोग, ठीक है। इसमें बग्स है प्लगइन से बहुत सारे। तो इसी के कारण मैं जो है एक इसका वो बना के रखा हूँ, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको ऑलरेडी एक फाइल में बना के रखा हूँ, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है इसको, ठीक है। तो अब इंपोर्ट करोगे तो वो जो बेस्ट सेटिंग्स है इस प्लगइन का वो ऑलरेडी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि लाइट स्पीड सर्वर तो है नहीं, ये NGINX है, तो इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। WP रॉकेट फिर से इंस्टॉल करते हैं, एक बार क्लियर कैशे करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक एक डेवलपर है, ठीक है, उनका नाम है गीगो वर्गीसी। वो कुछ प्लगइन्स डेवलप कर रहे हैं, और बहुत अच्छे प्लगइन्स। फ्लाइंग पेजेस वाला ना, हाँ, फ्लाइंग पेजेस वाला, फ्लाइंग और स्क्रिप्ट्स फ्लाइंग है, एनालिटिक्स। फ्लाइंग एनालिटिक्स है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आप फ्लाइंग सर्च करते हैं हम लोग, तो फ्लाइंग पेजेस ये है, फ्लाइंग स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। और फ्लाइंग इमेजेस जो है इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये फ्लाइंग एनालिटिक्स यूज़ करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों प्लगइन यूज़ करने का जरूरत नहीं है आपको, जब आप WP रॉकेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। WP रॉकेट जो क्या करता है, आपका जो गूगल का एनालिटिक्स का स्क्रिप्ट है, ये फेसबुक पिक्सल है, उसको भी ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं फ्लाइंग इमेजेस इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये रहा फ्लाइंग इमेजेस, ठीक है। तो लेजी मोड लोड मेथड में मैं क्या जानूँगा, नेटिव प्लस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये आप देख पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कर क्या रहे हैं प्लगइन। तो इसको सेव किए। अब देखो, मैं जब WP रॉकेट कॉन्फ़िगर किया था तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ये भी लेजी लोड कर रहा है और वो भी लेजी लोड कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को फ्लाइंग पेजेस का लेजी लोड चाहिए, ठीक है। इसका मैं बंद कर दिया।
और इसमें कुछ कुछ है सेटिंग्स। इसका जो CDN जो है वो भी फ्री में देगा आपको, ठीक है, आप यूज़ करके ट्राई करके यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लेकिन मैं अभी बंद कर दूंगा इस चीज़ को। कंप्रेशन जो है, ठीक है, ये भी है, अगर CDN यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। वेपी वगैरह ये सब उसी का। अब एक है फ्लाइंग इमेजेस, फ्लाइंग पेजेस, ठीक है। ये फ्लाइंग पेजेस क्या करता है, प्री लोड करते हैं, ठीक है। तो 0 सेकंड से प्री लोड करेगा, 3 रिक्वेस्ट भेजेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, पर सेकंड। तो इससे क्या होगा, आपका सर्वर जो है वो ओवरलोड नहीं होगा। और माउस ओवर में भी ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये सारे पेजेस को प्रीलोड नहीं करेगा। लॉग्ड इन यूजर्स के लिए डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हम अपने ही सर्वर में क्यों भेजें, क्यों ओवरलोड करें उसको। ये सब करने के बाद आपको जो है GT मैट्रिक्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, उल्टा आपको स्लो दिखेगा मेरे ख्याल से। चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि होगा क्या, जो GT मैट्रिक्स, जब जो GT मैट्रिक्स का जो ब्राउज़र वेबसाइट पे जाएगा, तो नॉर्मल जितने पेजेस लोड हो रहे थे उसके साथ साथ उसमें जितने भी और पेजेस हैं, इंटरनल लिंक्स हैं, वो सब भी लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट देखे थे ना हम लोग, 18 था, अब देखते हैं कितना दिखा रहा है। ये 18 का 18 ही दिखा रहा है, और उल्टा ये मेरे ख्याल से 0.2 सेकेंड्स पड़ गए इसमें। तो एक और चीज़ करते हैं हम लोग, इनकॉग्निटो मोड में चेक करते हैं इसको कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए वेबसाइट कैसे खुला एकदम। अब इसमें मान लो मैं खोलना चाहता हूँ ये वाला पेज, ठीक है, पास खोल रहा है, क्योंकि ये सामने प्रीलोड भी काम कर रहा है। देखो फ्रंट पेज में वर्क कर रहा हूँ, ये फटाक से खुल गया, सैम्पल पेज खुल गया, पेज भी खुल गया। कैसे खुल रही है, ये प्रीलोड का कमाल है, ठीक है। तो अगर आपकी ज़्यादा बड़ी साइट नहीं है तो आप इस चीज़ को यूज़ करके देख सकते हो। इसमें इंटरनल लिंक्स नहीं बनाए हैं लोग कुछ, और योर डैशबोर्ड नहीं, फ्रंट पेज, हेलो वर्ल्ड, देखो खुल गया, शेड्यूल खुल गया। जितने देर में मैं क्लिक कर रहा हूँ उससे फास्ट खुल जा रहा है वो, और ठीक है, ये खुल गया, ठीक है। ये यहाँ ऐसे करके मैं तो फटाफट कर रहा हूँ, कोई भी विजिटर आएगा इतना जल्दी ऐसे नहीं करेगा वो, सोच समझ के। हाँ ये देख, तो अभी तो खुल गया भाई, ठीक है। तो इतना में कोई क्वेश्चन है किसी का? इसके बाद तो और कुछ बताने के लिए नहीं है, इतना में आप भाई एक्सपर्ट हो गए। क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं। वैसे तो नहीं सर, बढ़िया था सब कुछ। बढ़िया था सब। बढ़िया है। हाँ बढ़िया था सर, काफी काफी अच्छा सीखने को मिला। कभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी सर? नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छा था। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी।